आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मेथड्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा जो बड़े डिस्टेंस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस होते हैं, उनको मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होते हैं, कि यहाँ से जैसे अर्थ से मून की दूरी कितनी है, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, तो उसको मेज़र करने के लिए। या अगर स्काई में जो है कोई प्लेन अगर जा रहा है तो उस प्लेन की हमसे डिस्टेंस कितनी है, कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, फ्लाई कर रहा है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। या जैसे समुद्र के अंदर सबमरीन्स वगैरह होती हैं, तो एक सबमरीन दूसरी सबमरीन से कितनी दूर पे है, ये इतना डिस्टेंस पता करने के लिए तो हम ये सब मेथड्स यूज करते हैं। तो एक एक करके हम सारे मेथड्स के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इको से। देखिए, इको एक रिफ्लेक्शन मेथड है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम चिल्ला रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी जो साउंड है वो जो वॉल्स हैं उनसे टकरा के क्या हो रही है, वापस आ रही है और मुझे वापस से सुनाई दे रही है अपनी साउंड। तो बिल्कुल ये इको एक रिफ्लेक्शन मेथड होता है। तो ये किस फिनोमेना पे बेस्ड होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बाय एन ऑब्स्टेकल एंड इट्स रिपीटेशन ऑन द सेम टाइम। तो क्या होता है, इको एक फिनोमिना है जिसमें साउंड क्या होती है, किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है और वापस हमें सुनाई देती है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम कहीं खाई वगैरह में जाके जाके जहाँ पे काफी ऊंचाई होती है, तो वहां पे अगर हम जोर से चिल्लाते हैं अपने नाम को, तो हमें वो नाम क्या होता है, अपना वो नाम जो होता है वो वापस सुनाई देता है। जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं वहां से हमें क्या होता है, अपना नाम वापस सुनाई देता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब चिल्लाया तो हमारी जो आवाज गई वो उन पहाड़ से टकरा के वो वापस हमें सुनाई देती है। तो उस रिपीटेशन ऑफ साउंड को ही हम बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं? इको। तो इको इज द फिनोमिना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या रिपीटेशन ऑफ साउंड बाय एन ऑब्स्टेकल एंड इट्स रिपीटेशन ऑन द सेम टाइम। ठीक है, मतलब जब साउंड किसी ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होकर आएगी और हमें सुनाई देती है बार बार, तो उसी को हम बोलते हैं, उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इको। और ये जो इको मेथड है, इसी को हम यूज करते हैं जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अब जैसे अगर हम खाली रूम में बैठे हैं, खाली रूम जो होता है उसमें अगर हम बोलें तो हमें क्या आवाज क्या होती है, गूंजती है। तो वो इको की वजह से ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर रूम में फिलो कर्टेन्स वगैरह हो, मैट्स वगैरह हो, तो इनसे क्या होता है कि ये बेटर एब्जॉर्बर होते हैं, तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, साउंड को एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो उस वजह से हमें इको नहीं देखने के लिए मिलता। लेकिन जो एम्प्टी रूम होता है उसमें इको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ये अर्थ है हमारे पास और ये मून है। अर्थ और मून की डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन हमने मान ली एक्स है। कितनी है? एक्स है। तो हम क्या करते हैं, एक लेजर बीम लेते हैं और उससे, हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पे, तो हम अर्थ से एक लेजर बीम लेंगे और उस लेजर बीम को किस पे डालेंगे? सीधे मून पे। जैसी वो लेजर बीम जो है मून से टकरा के वापस आएगी तो हम टाइम नोट कर लेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझना। हम अर्थ पे हैं, हमने क्या करा, अर्थ से एक लेजर बीम ली और उस कहाँ डाली? वो सीधे मून पे। जैसे ही अर्थ से लेजर बीम मून पे गई और मून से टकरा के वो लेजर बीम वापस अर्थ पे आई, तो अर्थ पे एक डिटेक्टर लगा होगा जो डिटेक्ट कर लेगा कि लेजर बीम वापस आ चुकी है। तो हम टाइम नोट कर लेंगे कि जब हमने लेजर बीम डाली और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आई तो टोटल टाइम कितना लगा, हमें टाइम पता है। और हमें उस लेजर बीम की वेलोसिटी भी पता है। उस लेजर बीम की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना है, जो लेजर बीम की वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की जितनी ही होती है, 3 × 10⁸ तो देखिए, हमें वेलोसिटी पता है, हमें टाइम पता है, तो हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलते हैं ना, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस कितना हुआ, अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस था एक्स, तो वो लेजर बीम जो थी उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर वो मून से वापस भी तो आई है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2x। और इस 2x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसे टाइम लगा है t। कितना टाइम लगा? t। तो यहां से आ गया v बराबर 2x अपॉन टी। ठीक है, तो अगर हम डिस्टेंस को सिर्फ एक्स लेते तो अर्थ से मून तक जाने के लिए उसे टाइम कितना लगता है, t/2, टोटल टाइम का हाफ, क्योंकि हाफ टाइम तो उसे वापस आने में भी लगा होगा। तो हमने डिस्टेंस पूरा लिया है, x + x 2x, तो टाइम हमने टोटल ले लिया t। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x आ जाएगा v × t/2। तो वेलोसिटी ऑफ लेजर बीम हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम हम नोट करेंगे कितनी देर में वो वापस आ रही है रिफ्लेक्ट होके, अपॉन 2। तो जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारी जो होती है वो एक डिस्टेंस होती है, एवरेज डिस्टेंस होती है अर्थ और मून के बीच की। तो इस तरह से हम जो है इको मेथड जो है वो यूज होता है अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस को निकालने के लिए। यहाँ पे हम एक चीज और जान लेते हैं लेजर के बारे में। जो हमने लेजर बीम भेजी है, इस लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? अक्सर पूछ ले जाता है बच्चों से कि ये जो लेजर बीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है लेजर की। तो लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये ध्यान रखना है, लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये हमने
बात की अपने पहले मेथड की जिसका नाम है इको। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की जिसका नाम है रडार। तो देखा होगा जैसे हमने बहुत सारे एयर बेस होते हैं, तो एयर बेसिस पे क्या होते हैं, रडार लगे हुए होते हैं। तो उन रडार का काम क्या होता है कि जो स्काई में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, उन एक्टिविटीज को क्या करना, डिटेक्ट करना और उन्हें रेंज करना, मतलब वो कितनी ऊंचाई पे हो रही है, कितनी हाइट पे हो रही है वो एक्टिविटीज। जैसे मान लीजिए कहीं एयर बेस है और वहां पे कोई एनिमी जेट आता है, तो एनिमी जेट जो है उसको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है, रडार का, कि इस जगह पे एक जेट देखा गया है और उसकी रेंज कितनी है, कि वो कितनी हाइट पे है। तो ये सब चीजें हमें कौन बताता है, रडार बताता है। देखिए रडार कैसे काम करता है। तो जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ का सरफेस है, एक एनिमी जेट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो रडार क्या होता है, रडार कंटिन्यूसली जो होता है एक तरह से छाते की तरह होता है ना, वो बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह, और वो सिग्नल्स भेजता रहता है। तो रडार क्या करता है, रेडियो वेव्स को कंटिन्यूसली स्पेस में ट्रांसमिट करता रहता है। ट्रांसमीटर के थ्रू जो है रडार रेडियो वेव्स को कहाँ, स्पेस में भेजता रहता है। अब देखिए जैसे ये यहाँ पे है हमारे पास, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे रडार लगा है, ये इस तरह से रडार लगा है। तो ये रडार क्या करेगा, इस तरह से सारी रेडियो वेव्स को स्काई पे भेज देगा, ठीक है, इस तरह से भेज दी। लेकिन एनिमी जेट था यहाँ पे एक जेट था इस तरह से, ये जेट था। तो सब जगह जो रेडियो वेव्स हैं वो स्काई में चली जाएंगी, स्पेस में चली जाएंगी, लेकिन एक जगह से क्या होगी, जब ये रेडियो वेव्स इस जेट पे टकराएंगी, ठीक है, जैसे ये रेडियो वेव्स इस जेट पे टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगा, वापस आएंगी। तो यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है रडार में, क्या लगा होता है, डिटेक्टर। तो डिटेक्टर क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है कि इस जगह से जो है वो रेडियो वेव्स वापस आ रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कोई पक्षी तो हो नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है हवा में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट कौन होगा, हेलीकॉप्टर या फिर जेट होगा। तो वहां से हम उसकी रेंज डिटेक्ट करते हैं कि वो कितनी दूरी पे है और किस जगह पे है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये जो रडार है डिटेक्ट करता रहेगा कि अब रेडियो वेव्स जो है यहाँ से वापस आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे इस समय इसकी पोजीशन इस जगह पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो इस तरह से डिटेक्ट होता है। तो रेडियो वेव्स आर सेंट इनटू स्पेस फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, एंड इन केस इफ एरोप्लेन कम्स इन देयर पाथ दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड डिटेक्ट बाय द डिटेक्टर। तो जो कहानी मैंने समझाई वो समझ में आ गई होगी। अब हम मान लेते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं हमें उनकी स्पीड पता है, स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स क्या है हमें पता है, और हम ये टाइम नोट करेंगे कि किस समय रेडियो वेव्स गई और किस किस समय वो वापस आई। तो टोटल टाइम कितना लगा उसको जाने और आने में। तो इस हिसाब से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होगा, x जाने में x आने में, तो 2x अपॉन टाइम हम नोट करेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी v इंटू टी अपॉन 2, ठीक है। तो उसी हिसाब से, और जो रेडियो वेव्स होती है उनकी स्पीड साउंड वेव की जितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट की जितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से जो होते हैं ये रेडियो वेव्स स्काई में जाती हैं और किसी ऑब्स्टेकल से टकरा के वापस आती हैं और हमें बताती हैं कि क्या रेंज है उस ऑब्जेक्ट की, कितनी हाइट पे वो फ्लाई कर रहा है। तो ये पर्पस होता है रडार का। अब हम बात करते हैं सोनार के बारे में। सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। ये सोनार जो होता है बेसिकली ये यूज होता है जो जैसे सबमरीन्स वगैरह होती हैं, तो सबमरीन्स को खतरा होता है कि वो किसी रॉक से ना टकरा जाए या किसी दूसरी सबमरीन से ना टकरा जाए, तो वो सबमरीन्स यूज करती हैं सोनार को, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग वाली टेक्निक को। इसमें क्या होता है, जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं उनमें सोनार लगा होता है। सोनार का काम क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं इनको ये कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करता रहता है, ट्रांसमिट करता रहेगा। अगर इस सबमरीन के रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, चाहे वो आइसबर्ग हो, चाहे वो दूसरी सबमरीन हो, चाहे वो कोई बड़ी रॉक हो या कुछ भी आए, तो उस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो वापस आएंगी सबमरीन के पास, और सबमरीन में जो डिटेक्टर लगा है वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस जगह से जो है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या आ रही हैं, वापस आ रही हैं। तो फिर वो चेक करते हैं कि क्या वहां पे आइसबर्ग है, क्या यहाँ पे जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, या फिर क्या वहां पे एनिमी की सबमरीन है या कोई दूसरी सबमरीन है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर विच आर रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्स्टेकल, एंड बाय यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस। और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x बराबर v इंटू टी अपॉन 2। ध्यान रखना है किस तरह से ये इको मेथड यूज होता है, कैसे ये रडार मेथड यूज होता है, और कैसे सोनार की हम एप्लीकेशन यूज करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइंगुलेशन मेथड। ट्राइंगुलेशन मेथड को हम यूज करते हैं किसी बहुत बड़े दूरी वाले ऑब्जेक्ट की जो काफी हाइट पे है, उसकी हाइट मेजर करने के लिए, कि जो बहुत दूर है ऑब्जेक्ट तो हमें उसकी हाइट मेजर करनी है। जैसे हमारे पास एक स्मॉल सा ट्री है, उस ट्री की अगर हमें हाइट मेजर करनी है तो हम सिंपल किसी थ्रेड से या फिर इंचटेप वगैरह यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो काफी हाइट पे है, बहुत ज्यादा हाइट पे है, उसकी हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम इंच टेप से तो नहीं कर सकते उसको मेजर। तो हम क्या करते हैं, उसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो हम इस तरह से देख लेते हैं यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये हमारे पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बेस है, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट है एच, और ये हमें ये एच हाइट निकालनी है कितनी है। तो हम इसको इंच टेप से या किसी थ्रेड से या किसी भी और मीडियम से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत ऊंचाई पे है, तो सिंपल हाइट कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो हम क्या करते हैं, हम इसके बेस से थोड़ी दूर जाके इस तरह से एक एंगल ड्रॉ कर देते हैं इस पे, इस तरह से, इस तरह से। मान लीजिए एंगल जो है ये कितना है, थीटा। हम इसके बेस से कुछ दूर गए और वहां से हमने इसका एंगल मेजर किया कि कितना एंगल बना रहा है। तो ये एंगल कितना बना रहा है बेस के साथ, थीटा। इसकी जो हाइट है, टिप है, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो हम ये मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये वाला डिस्टेंस तो मेजर कर सकते हैं ना, ये वाला डिस्टेंस तो हम मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब एक्स हम मेजर कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो टिप है वो इस डिस्टेंस पे कितना एंगल बना रही है ये भी हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की मदद से। लेकिन हम ये हाइट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे कैसे मेजर करेंगे। लेकिन अर्थ के सरफेस पे तो हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना आराम से, इजिली। तो एक्स हम मेजर कर सकते हैं, एंगल हम मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। यहाँ पे हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ए बी, और बेस कितना है यहाँ पे, इसे सी मान लेते हैं, तो बेस हो गया बी सी। तो यहां से आ जाएगा टेन थीटा बराबर ए बी कितना है जो हमें फाइंड आउट करना है, एच, और बी सी कितना है, एक्स। तो यहां से एच की वैल्यू हो जाएगी एक्स टेन थीटा। तो इस तरह से जो है हम ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज करके हाइट निकालते हैं किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की जो बहुत दूर है, क्योंकि हम उसकी हाइट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, लेकिन बेस में तो हम बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इजिली। तो हमने बेस में मेजर किया और उस पॉइंट से वो कितना एंगल बना रहा है उसके टिप के साथ, वो हमने मेजर किया, और फिर हमारा आंसर आ गया कि हाइट कितनी होगी। तो इस तरीके से जो है हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके, ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज करके किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की हाइट फाइंड आउट। तो ये जो मेथड हमारे पास आया, ये h बराबर एक्स टेन थीटा, ये हमारे पास आया किसी भी एसेसिबल ऑब्जेक्ट। एसेसिबल ऑब्जेक्ट मतलब जो हमारी रीच में हो, एसेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट निकालने के लिए यूज हुआ। जैसे कि ट्री हो गया, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, कोई टावर हो गया, तो उसकी हाइट निकालने के लिए ये ऑब्जेक्ट यूज होता है। अब हम एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम हाइट निकालेंगे किसी भी इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की, और कैसे निकलती है इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट की हाइट, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है इस तरह से, ये इनएसेसिबल ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट मान लीजिए h है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये इनएसेसिबल है तो हम डायरेक्ट इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक एलिवेशन इसके पीक से इस तरह मेजर करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ये हम मान लेंगे कितना एंगल है, ये हम मान लेंगे थीटा वन एंगल है। फिर हम एक और एलिवेशन इसकी पीक से ही डालेंगे इस पे, ये एलिवेशन एंगल बना थीटा टू का, मतलब दो एंगल हमने इसकी पीक से इस तरह से ज्वाइन कर दिए, और इनके बीच की ये डिस्टेंस जो है हम मान लेंगे कितनी है, एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाली डिस्टेंस जो है इसको हम मान लेते हैं एक्स, ये है बी, सॉरी ये है बी, ये है ए, और ये हमारे पास सी, और ये है हमारे पास डी। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। सबसे पहले हम देखेंगे टेन थीटा वन, जो ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल। तो इस ए बी सी ट्रायंगल में जो टेन थीटा वन की वैल्यू होगी, टेन थीटा वन की वैल्यू किसके बराबर होगी, एच अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस वाले ट्रायंगल में। तो ये हमने लिखा, तो यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आ गई, एच आ गया बी सी टेन थीटा वन, ठीक है, इतना आ गया। अब अगर हमें यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन टेन थीटा वन, और टेन थीटा वन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा वन, वन अपॉन टेन थीटा वन को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा वन, तो ये हो जाएगा h कॉट थीटा वन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी। तो इसी तरह सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल लेंगे ABD ट्रायंगल में हम टेन थीटा टू का फॉर्मूला लगाएंगे। टेन थीटा टू हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है यहाँ पे
यहाँ पे बेस हो जाएगा हमारे पास बी डी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें बी डी की वैल्यू निकालनी है। तो बी डी की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी एच अपॉन टेन थीटा टू। कितनी आ जाएगी, एच अपॉन टेन थीटा टू। तो इसको हम लिख सकते हैं एच वन अपॉन टेन थीटा टू को लिख सकते हैं कॉट थीटा टू। ये हमारे पास बनेगी सेकंड इक्वेशन कि बी डी बराबर एच कॉट थीटा टू। तो हमें क्या निकालना है, हमें एक्स चाहिए फिलहाल। हमें क्या चाहिए, एक्स। तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीडी में से बीसी को माइनस कर देंगे। तो एक्स बराबर हम लिख सकते हैं बीडी माइनस बीसी। तो यहाँ से बीडी जो है, बीडी की वैल्यू कितनी, एच कॉट थीटा टू, और बीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, बीसी हमारे पास आ गया एच कॉट थीटा वन। ये एक्स के बराबर है। तो इसे हम लिखेंगे एक्स बराबर एच कॉमन लिया, ये हो जाएगा कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। तो यहाँ से एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स अपॉन कॉट थीटा टू माइनस कॉट थीटा वन। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास हाइट आ गई किसी भी इनएसेसेबल ऑब्जेक्ट की। मतलब इनएसेसेबल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे माउंटेन होगी हमारे पास, ठीक है, एक बहुत बड़े पहाड़ हो गए, तो अगर उनकी हाइट को हम निकालना है तो उनकी हाइट को निकालने के लिए हम इस तरह से मेथड यूज करेंगे। मतलब ये ट्रायंगुलेशन मेथड है टू फाइंड द हाइट ऑफ अ इनएसेसेबल ऑब्जेक्ट। और जो हमारे पास ये वाला मेथड है, और जो हमारे पास ये वाला मेथड है, ये वाला मेथड किसका है, ये एसेसेबल ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करने का ट्रायंगुलेशन मेथड है। एसेसेबल ऑब्जेक्ट मतलब ट्री हो गए, या कोई बिल्डिंग होगी, या टावर जिसे हम बोलते हैं, कोई टावर हो गया, तो उनकी हाइट को निकालने के लिए हम इस तरीके को यूज करते हैं। और माउंटेन्स होगी, तो ऐसी चीजों की हाइट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले मेथड को यूज करेंगे। क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे टू मेजर द साइज ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। अगर हमें किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं। साइज मेजर करने से हमारा मतलब होता है डिस्टेंस मेजर करना, डायमीटर मेजर करनी, ये वाली दोनों एंड की। तो हमने मून लिया, तो जब हमने मून हमने यहाँ पे इस तरह से बनाया है, इसे हम एक बार फिर से रीड्रॉ कर देते हैं। जब हमने इसको रीड्रॉ किया तो ये तो हमारे पास आ गई अर्थ। ये क्या आ गई हमारे पास, ये है हमारे पास अर्थ, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है। और ये हमारे पास क्या है, मून है। और ये मून की जो डायमीटर है इसको हमने मान लिया ए बी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक पॉइंट लेंगे अर्थ पे, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे इस तरह मून पे टेलीस्कोप की मदद से, इस तरह से। ये हमारे पास ओ पॉइंट हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो ए बी है इसको हम डी के बराबर मान लेंगे। ये डायमीटर है मून का जो कि हमें निकालना है। और ये ओ जो है ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्विंग पॉइंट है अर्थ पे, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि टेलीस्कोप की मदद से हमने मून पे फोकस किया, और हमने जो ये ए ओ बी एंगल सबटेंड हो रहा है, एंगल ए ओ बी मतलब थीटा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो थीटा हमें टेलीस्कोप की मदद से पता चल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एंगल होता है थीटा, उसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा बराबर आर्क, आर्क यहाँ पे कितनी है, ए बी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लगभग सेम ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो हम थोड़ा नेग्लेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस को। तो आर्क हमारी आ गई ए बी के बराबर। और जो रेडियस है इस आर्क की, इस आर्क की रेडियस ये वाली होगी ना, और इस डिस्टेंस को हम, रेडियस को हम मान लेंगे एस। क्या मान लेंगे, एस। इस रेडियस को हम मान लेंगे एस, क्योंकि ये अगर ये आर्क है तो इसकी रेडियस क्या होगी, यही तो होगी। तो इसे हम मान लेंगे एस। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो एस आएगा या जो डी आएगा, डायमीटर, डायमीटर ए बी क्या है हमारे पास, ए बी हमारे पास डायमीटर है। तो डायमीटर जो आएगा वो आएगा थीटा इंटू एस। तो थीटा हमें कहां से पता चलेगा, थीटा हमें टेलीस्कोप की मदद से मेजर हो जाएगा। और एस क्या है यहाँ पे, एस हमारी रेडियस है। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हमें एस और थीटा पता चलेगा हम डी निकाल सकते हैं, ठीक है, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ध्यान रखना है, ये हम डी निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। यहाँ पे ये जो डी है ये क्या है, लीनियर डायमीटर, इसको हम बोलते हैं लीनियर डायमीटर। डी जो है हमारे पास इसको हम बोलते हैं लीनियर डायमीटर। यहाँ पे जो थीटा है इसको हम बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं एंगुलर डायमीटर। क्या बोलेंगे, एंगुलर डायमीटर। और जो एस है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। इस तरह से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के साइज को जो है मेजर कर सकते हैं, स्पेशली मून के डायमीटर को, इस मेथड से। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। मतलब एक टावर है हमारे पास, ये हमारे पास एक टावर है, इस टावर की हाइट है h, ठीक है।
इस टावर की हाइट है h और ये h हमें निकालना है। तो जब सन पे इसकी परछाई पड़ती है तो जब ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और जब एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो उसकी जो परछाई है वो 50 मीटर और आगे जा रही है। तो व्हेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री था तो जो उसकी परछाई पड़ रही थी अब 50 मीटर और दूर जा रही है उसकी परछाई, जब एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, हाइट बराबर x अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। तो यहां से h बराबर ये हो जाएगा 50 और कॉट थीटा 2 कितना होता है कॉट 30 माइनस कॉट 60। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 25√3 मीटर। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है कि इन अ सबमरीन विद सोनार, सबमरीन में क्या लगा है, सोनार सिस्टम लगा है। द टाइम डिले बिटवीन द जनरेशन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एनिमी सबमरीन इज फाउंड टू बी 77 सेकंड। मतलब सबमरीन से एक साउंड अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ी गई और वो एनिमी सबमरीन से टकरा के कितने टाइम में वापस आ रही है, 77 सेकंड में वापस आ रही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, तो एनिमी सबमरीन का डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, v इंटू टी अपॉन 2। तो वेलोसिटी कितनी होती है सबमरीन की, हमें गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितनी है 4050 मीटर पर सेकेंड 1450। तो 1450 इंटू टाइम कितना लग रहा है 77 सेकेंड अपॉन 2। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 725 इंटू 77 करेंगे 55825 मीटर आ जाएगा, 55825 मीटर। तो इतने डिस्टेंस पे जो है वो सबमरीन है, 55 किलोमीटर पे जो है वो सबमरीन है। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन कर सकते हैं इनके ऊपर, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के ऊपर, किसी टावर की हाइट निकालने के ऊपर, या फिर सबमरीन या ऐसे ही रडार के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, या सेम क्वेश्चन इको के ऊपर भी बन सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं।